So good afternoon, students. Today we are going to discuss very important topic of the macroeconomics, that is aggregate demand. And students, this topic is also very important for your board examination because mostly this topic contains 6 marks. So please be very concentrate towards this topic. So as you know, today we are going to discuss about aggregate demand. So first of all, we would like to know what is aggregate demand. एग्रीगेट डिमांड होता क्या है स्टूडेंट्स? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्लान्ड बाय all the sectors of an economy to buy during a particular time period, you can say an accounting year. So किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके सारे सेक्टर्स के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं को हम खरीदने के लिए प्लान करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं इस शब्द पे जरूर ध्यान रखिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान सारे सेक्टर के द्वारा, प्रत्येक सेक्टर के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं को हम खरीदने का प्लान करते हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली इट इज नॉट एक्चुअल डिमांड. So there you should be very clear that there is difference between aggregate demand and actual demand. So aggregate demand means overall monetary value of all the goods and services of an economy. The same differences with aggregate demand and market demand. एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में अंतर होता है। एग्रीगेट डिमांड होता है किसी भी इकोनॉमी में प्रत्येक सेक्टर के द्वारा प्रत्येक वस्तु और से जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने का हम प्लान करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। लेकिन जो मार्केट डिमांड होती है वो किसी एक वस्तु के डिमांड को हम या किसी एक मार्केट में किसी एक वस्तु के जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है। एग्रीगेट डिमांड को हम लिखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एई। सो एडी मींस एग्रीगेट डिमांड एंड एई मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. So aggregate demand is also the expenditure concept. So we can say the same as we say regarding the aggregate demand, we can say that the aggregate expenditure. So how we define aggregate expenditure? Aggregate expenditure is all the expenditure made by all the aggregate demand. Aggregate expenditure refers to all the expenditure made by all the sectors of an economy in all the goods and services purchased in the all the goods and services is known as aggregate expenditure. So we can say that the aggregate demand equal to aggregate expenditure. एग्रीगेट डिमांड के बारे में कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है। पहले जैसे कि मैंने बताया एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल डिमांड अलग होता है। एग्रीगेट डिमांड को हम एग्जैक्ट डिमांड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एग्जैक्ट डिमांड के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया कि ये प्लान डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड इज द प्लान डिमांड, इट इज नॉट एन एक्चुअल डिमांड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कंपोनेंट ऑफ एडी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि मैंने शुरू में बताया एग्जाम में आता भी है ये 6 नंबर या 4 नंबर में। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? तो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है, इसका जो फार्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। एडी इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। आप जानते हैं एडी बराबर एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज सी? सी इज द प्राइवेट कंजप्शन
expenditure. So C is what? It is private consumption expenditure. I is what? Investment expenditure. Investment expenditure. What is G? That is government expenditure. X क्या है? X is the export और M क्या है? M is the import. So difference between export and import is known as net export. So there are four components of the aggregate demand. The formula is C plus I plus G plus X minus A. C is the consumption expenditure, consumption private expenditure. I is the investment expenditure. G is the government expenditure, and net expenditure, net export, that is export minus import. अब हम देखेंगे कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। भाई प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने कंजप्शन के लिए जो वस्तुओं पर खर्च करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। विभिन्न प्रकार की कंज्यूमर वस्तुएं होती हैं, उस पर वो खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? Investment expenditure also made by private sectors, private individuals for the creation of the capital goods. जैसे आपको कोई इंडस्ट्री लगाना है तो उसके लिए लैंड चाहिए, मशीन चाहिए, तो उस पे जो आप एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? हम विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए जो हम कंज्यूमर के उपयोग में वस्तुएं जो प्रयोग में लाई जाती हैं उसमें जो हम खर्च करते हैं उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आप परिचित हैं। सो ये हमारा फार्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड निकालने का कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम इसके एडी कर्व पर आते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा एडी है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड का कर्व लेते हैं तो उसमें हम दो ही कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, C प्लस आई। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस आई फार्मूले को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो बनाएंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि जब हमारा AD इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है तो जब हम एग्रीगेट जो हमारा डिमांड कर्व है वो बना रहे हैं तो वहां पे C प्लस आई ही हम क्यों लेते हैं? बेटा वो इसलिए लेते हैं कि अगर शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो सिलेबस है वहां पे टू सेक्टर इकोनॉमी ही है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट नहीं शामिल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम एडी कर्व पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व पढ़ते हैं, तो वहाँ पे C प्लस आई का ही कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब इसके लिए हम एक फिगर से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज अच्छा, तो हमारा एक फार्मूला क्या बन गया? AD बराबर C प्लस आई। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व पढ़ने के लिए। सपोज कीजिए हमारे पास हमारा इनकम हो गया और ये कंजप्शन हो गया। इनकम हमारा हो गया 100, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। कंजप्शन हमारा हो गया 40 प्लस 40, 120, 200, 280, 320, 280 और 360, 440। ये हमारा क्या हो गया? कंजप्शन हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया, सपोज कर लीजिए 30, तो फार्मूले के हेल्प से
हमारा एडी क्या हो जाएगा, एडी बराबर होता है सी प्लस आई, तुम्हारा एडी हो जाएगा 70, 150, 230, 310, 390 and 470। दैट इज व्हाट, दैट इज एडी। तुम्हारा एडी क्या है, सी प्लस आई, यानी फार्मूले के हिसाब से हम एडी में सी प्लस आई ऐड कर देंगे तो हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड आ जाता है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं बेटा। ग्राफ बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे नीचे हम इनकम शो करते हैं और ये हमारा एडी होता है जो वर्टिकल लाइन होती है, वाई एक्सिस को हम एडी डिनोट करते हैं। तो देखिए हम कर्व कैसे बनाएंगे अपना, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया और 500 हो गया। ये हमारा हो गया, सपोज कर लीजिए 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500। अब यहाँ से हम अपने जो कर्व है, जो ग्राफ है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब बेटा यहाँ पे चीज ध्यान आपको ये देना है, जब हमारा इनकम जीरो है, अगर यहाँ पर आप देखिए व्हेन इनकम इज जीरो कंजप्शन इज सी, कंजप्शन सी इज व्हाट, द फर्स्ट जीरो, व्हेन इनकम इज जीरो कंजप्शन हमारा क्या है, 40 है। ये जो कंजप्शन 40 है, जब हम व्हेन इनकम इज जीरो एंड कंजप्शन इज 40, दिस 40 इज नोन एज व्हाट, ये जो 40 होता है इसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब ऑटोनॉमस कंजप्शन होता क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन इज दैट कंजप्शन व्हिच इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी इंडिविजुअल हाउस होल्ड और द ऑर्गेनाइजेशन। यानी चाहे हमारी इनकम हो या ना हो, लेकिन हमें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंजप्शन करना पड़ता है। सो कंजप्शन एट जीरो इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। सो व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन इज द कंजप्शन एट जीरो इनकम एंड दिस इज नोन एज सी बार। सो 40 इज व्हाट, ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो कि पे हम करते हैं। एक स्टूडेंट के तो इनकम नहीं, लेकिन आप कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो उसे कंजप्शन कहते हैं। ये जो आई होता है इसको हम किस नाम से, इसको हम ऑटोनॉमस के नाम से जानते हैं। प्रत्येक स्थिति में जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव चला रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट बना के ही रखना पड़ेगा, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, लेकिन एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ता है। तो इसलिए आई हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, और ये जो फर्स्ट है 30, दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये हमारा जीरो है, जीरो पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 30, तो ये हो गया 30, तो जीरो पे 30, फिर 100 पे 30, फिर ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद सी का आप देखिए, सी जब हमारा जीरो है तो कितना है 40, 100 पर कितना है, जब हमारा इनकम 100 होता है तो ये हमारा कितना है 120, फिर 200 पर सी हमारा कितना होता है 200 होता है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सी। और अब हम देखते हैं एडी क्या होगा, तो एडी है 70, फिर 150, फिर 130, और ये हमारा क्या बन जाता है एडी। एडी बराबर क्या हो जाता है सी प्लस आई। तो इस ग्राफ की मदद से भी हम देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा होता है ये सी है, सी बार, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। सो ग्राफ की मदद से भी हम देख सकते हैं कि एडी इक्वल होता है किसके, सी प्लस आई के। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं।
कि प्रत्येक स्थिति में कुछ ना कुछ कंजप्शन और एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होगा ही, और चाहे हमारी इनकम जीरो है तो यानी एग्रीगेट डिमांड हम इवन इट विल बी एवरी टाइम इवन व्हेन आवर इनकम इज जीरो। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे एडी भी बढ़ता जाता है। सो एज इंक्रीज आवर इनकम एडी आल्सो इंक्रीज। एडी का जो कर्व होता है बेटा हमेशा वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड होता है देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। एज इनकम इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीज। एवरी टाइम देयर विल बी ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन इसलिए होता है क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ हमेशा कंजप्शन करना पड़ता है, तो उसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व या एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी जो क्वेरीज है उसको मेंशन कीजिए। थैंक यू।